तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा इलास्टिसिटी। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं कि हम सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है। डिफॉर्मिंग फोर्स, मान लेते हैं कोई बॉडी है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कोई बॉडी है स्फेरिकल शेप की। अब अगर हम इस पे कई सारे फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन से लगाएं सच दैट कि इन सारे फोर्सेस का, मान लेते हैं ये फोर्स F1 है, ये F2 है, ये F3 है, F4 है, एंड सो ऑन, कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में अलग अलग डायरेक्शन में। अब इस हिसाब से है कि इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम, ठीक है, I1 से N तक जितने भी फोर्सेस हैं उन सबका सम जीरो है। तो क्योंकि वेक्टर सम जीरो है तो ट्रांसलेशनल मोशन कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। लेकिन हाँ, साथ में ये भी मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे कोई रोटेशनल मोशन भी नहीं हो रहा है। थोड़ी देर के लिए आगे हम रोटेशनल ट्विस्ट में इसको देखेंगे कि अगर रोटेशनल फोर्स लगता है तो क्या होता है। तो फिलहाल मान लेते हैं कि कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो रहा है। उस केस में ये फोर्स क्या करेगा, इस बॉडी के शेप को चेंज कर सकता है डिपेंडिंग कि ये बॉडी का मटेरियल कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये फोर्स इसके शेप को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये फोर्सेस इसके शेप को चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो इन्हीं फोर्सेस को हम डिफॉर्मिंग फोर्सेस बोल रहे हैं। ठीक है, तो डिफॉर्मिंग फोर्सेस क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो नेट ट्रांसलेटरी मोशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, यानी कोई स्ट्रेट लाइन मोशन या टू डायमेंशनल मोशन या थ्री डायमेंशनल मोशन ना क्रिएट करके बॉडी के शेप को क्या कर रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं। ऐसे फोर्सेस को हम डिफॉर्मिंग फोर्सेस कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है टाइप ऑफ बॉडीज। अब बॉडी के कितने टाइप्स हैं? तो तीन टाइप की बॉडीज हैं। पहली बॉडी ये है जिसे हम कहेंगे रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी वो है जिस पे डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगे और उस बॉडी का शेप चेंज ना हो, यानी कि नो चेंज इन शेप ऑन एप्लीकेशन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ऑन एप्लीकेशन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पे, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पे बॉडी के शेप में कोई चेंज ना हो। ठीक है, हाँ, इसकी एक और डेफिनेशन हमने बताई थी रोटेशन के टाइम पे कि जब किसी बॉडी पे अगर हम फोर्स लगाएं एक्सटर्नल और उस बॉडी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोई चेंज, उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो, तो भी उसे हम रिजिड बॉडी कहते हैं। ये डेफिनेशन वो डेफिनेशन आइडेंटिकल है। कैसे? देखो, अगर यहाँ पे दो पार्टिकल्स मान लेते हैं ये और ये, ठीक है, मान लेते हैं एक ये पार्टिकल एक ये पार्टिकल, जब इसका शेप चेंज होगा तो ये दोनों पार्टिकल्स क्या होंगे, करीब आएंगे या दूर जाएंगे, डिपेंडिंग कि शेप किस डायरेक्शन में चेंज होता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ये बॉडी रिजिड नहीं है तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसमें क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में रिलेटिव मोशन हो रहा है। उसी डेफिनेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि शेप में चेंज ना हो, या आप ये कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में रिलेटिव मोशन ना हो। दोनों ही डेफिनेशन रिजिड बॉडी की होंगी। सेकंड है प्लास्टिक बॉडीज। प्लास्टिक बॉडी क्या है? प्लास्टिक बॉडी वो है जिसमें हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं और बॉडी का शेप चेंज हो जाए। ठीक है, मान लेते ये बॉडी है, इस पर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया मान लो, और इस बॉडी का शेप चेंज हो गया डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पे। और जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लिया, रिमूव कर लिया, तब भी इसका शेप यही रहा। ठीक है, मतलब कि डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से बॉडी का शेप चेंज हुआ और जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्सेस हटाए तो बॉडी उसी शेप में रही जिस शेप में चेंज होके हो गई थी, यानी कि बॉडी अपने शेप को वापस रिगेन नहीं करती है। ऐसी बॉडीज को हम प्लास्टिक बॉडीज कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पुट्टी, ठीक है ना, या जो हम डो बनाते हैं, ठीक है, जो डो बनाते हैं ना रोटी के लिए, तो उसको उस पर जब फोर्स हम्म। लगा के उसको डिफॉर्म करते हैं और जब हम फोर्स हटा भी लेते हैं तब भी वो डिफॉर्म ही रहती है। ठीक है, हम्म। तीसरा है इलास्टिक बॉडीज, जिसको हमको आज पढ़ना है यहाँ पे। इलास्टिक बॉडीज, ठीक है, इलास्टिक बॉडीज क्या है? ऐसी बॉडीज जिसपे हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं, बॉडी का शेप चेंज हो, लेकिन जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएं तो बॉडी वापस से अपने शेप को रिगेन करे। ठीक है, ठीक है, तो इलास्टिक बॉडीज आर दोज बॉडीज विच रिगेन्स देयर शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, और इसी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, यानी कि द प्रॉपर्टी, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल
ड्यू टू विच इट रिगेन्स इट्स शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ओके, अच्छा, अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, रिजिड बॉडी के अगर हम कोई एग्जाम्पल दें, बहुत से लोग कह देते हैं कि रॉक हो गया एक एग्जाम्पल रिजिड बॉडी का, ठीक है, या हमारा जो है जितने भी रॉक हैं या पेबल्स हैं, ये सब जो है रिजिड बॉडी के एग्जाम्पल्स हैं। हम ये कहते हैं कि रिजिड बॉडी जो है, देखो रिजिड बॉडी, कोई भी बॉडी अल्टीमेटली रिजिड नहीं है, ठीक है, डिपेंडिंग फोर्स, फोर्स कैसा लग रहा है। अगर आपका फोर्स, मान लेते हैं आपके पास एक आयरन बॉल है, एक आयरन बॉल है, ठीक है, अब आयरन बॉल पे आप फोर्स लगाते हैं, अब आप ऐसा फोर्स लगाते हैं कि आयरन बॉल का जो मतलब स्ट्रेंथ है, इसको आप ब्रेक नहीं कर पा रहे, बहुत कम फोर्स लगा रहे हैं, तो उस फोर्स के रिस्पेक्ट में ये आयरन बॉल भी आपके लिए क्या हो जाएगी, रिजिड बॉडी ही हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इतना ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं कि आयरन बॉल भी क्रश हो जा रही, तो फिर ये जो है रिजिड बॉडी नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो डिपेंडिंग कि आप फोर्स कितना लगा रहे हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल है न्यूक्लियस, क्योंकि हम जानते हैं न्यूक्लियस को ब्रेक करना बड़ा मुश्किल है। न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं वो बॉडी को वो न्यूक्लियस को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियर फोर्सेज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर यूनिवर्स। तो हम न्यूक्लियस को रिजिड बॉडी की तरह मान सकते हैं, लेकिन हम ये देखें कि जैसे बहुत हाई एनर्जी फिजिक्स में न्यूक्लियस भी क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। जैसे LHC, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, इसको बनाया ही गया है प्रोटॉन प्रोटॉन के कोलिजन करा के उनको प्रोटॉन को तोड़ना और हिग्स बोसॉन को ढूंढने की कोशिश, ठीक है ना। तो उस लेवल पे इतने हाई ट्रेमेंडियस फोर्स पे प्रोटॉन्स भी ब्रेक हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि डिपेंडिंग कि फोर्स आपका कितना ज्यादा है, उसी पे डिपेंड करेगा कि बॉडी रिजिड है या नहीं है। ये इसलिए हम बोल रहे हैं कि जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय हम बॉडी को रिजिड मान लेते हैं। जैसे इतने पीछे जितनी भी न्यूटोनियन मैकेनिक्स लगाई, हर जगह हमने क्या किया, जब भी कोई बॉडी पे मोशन लिया तो उसको रिजिड ही माना। तो बॉडी, कोई बॉल गिर रही है या कोई स्टोन गिर रहा है, इन सबको हमने रिजिड माना, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे हम ये मान के चल रहे थे कि जो फोर्सेस लग रहे हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि उसको ब्रेक कर सकें। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया है UPSC के इंटरव्यू में कि जो रॉक्स होते हैं वो रिजिड बॉडी है या नहीं, ठीक है। जो रॉक्स हैं या जो स्टोन्स होते हैं वो रिजिड बॉडी है या नहीं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, रिजिड बॉडी के एग्जाम्पल में कई बार रॉक्स का एग्जाम्पल दे देते हैं। तो इसका आंसर है कि रिजिड रॉक्स जो है वो रिजिड बॉडी नहीं है। क्यों नहीं है? पहली बात तो परफेक्टली रिजिड बॉडी कोई हो नहीं सकती। दूसरी बात, देखो, जब हम रॉक्स में इलास्टिसिटी ना के बराबर है, मतलब ये रिजिड के करीब करीब है लेकिन परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं, इनमें जो इलास्टिसिटी है वो ना के बराबर, लेकिन बहुत कम इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। इसकी मदद से हम ये जानते हैं कि रॉक्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ या कंप्रेशन स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि रॉक्स कितने फोर्स पे ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है, ये हम जानते हैं। अब मान लेते हैं माउंटेन, हमारा सबसे ऊंचा माउंटेन यही है ना अपना, क्या, हिमालय है ना, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो ये माउंट एवरेस्ट है मान लेते हैं। अब हम माउंट एवरेस्ट के नीचे जो बेड है, सबसे नीचे, वहां पे जो रॉक्स हैं उनके कंप्रेशन स्ट्रेंथ जानते हैं कि कितने फोर्स पे ये ब्रेक हो जाएंगे या मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, कितने लोड पे। उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोड, मतलब इसकी वैल्यू जान के अगर हम ये निकालें कि इसके ऊपर कितनी हाइट तक माउंटेन होना चाहिए ताकि ये रॉक क्या हो जाए, इसके प्रेशर को, इसके फोर्स को बियर कर सके, उसके ऊपर अगर हाइट हुई तो ये जो नीचे का रॉक है ये क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, ठीक है ना, प्रेशर की वजह से, ठीक है। तो ये हम जानते हैं और इससे हमने जो हाइट कैलकुलेट की है वो हाइट अप्रोक्सीमेटली माउंट एवरेस्ट की हाइट के बराबर आई है, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि अभी तक कोई भी अर्थ पे हमने अगर कोई माउंटेन मान लीजिए एक्सप्लोर नहीं भी किया है, तो भी हम जानते हैं कि वो माउंट एवरेस्ट से बराबर हो सकता है लेकिन उससे ऊंचा नहीं जा सकता है, क्योंकि वहां पे जो रॉक्स होंगे उसके नीचे, ठीक है ना, वो उस हाइट पे सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ना? मतलब हमने उन, मान लो उन एवरेस्ट, मतलब उन माउंटेन्स को अभी तक एक्सप्लोर नहीं भी किया है, तब भी हम उनको फिजिक्स की डेफिनेशन से ये जानते हैं कि वो माउंट एवरेस्ट से ऊपर हाइट के हो ही नहीं सकते। क्यों? यही रिजिडिटी या इसका कॉम्बिनेशन लगा के। तो ये एक एग्जाम्पल है ये दिखाने के लिए कि जो रॉक्स हैं वो भी रिजिड बॉडीज नहीं है, ठीक है।
और इसीलिए शायद ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि रॉक्स रिजिड बॉडीज हैं या नहीं। हाँ, ये मतलब बिल्कुल सही है कि जो रॉक्स हैं वो उतने इलास्टिक नहीं होते हैं जितना मेटल्स होते हैं। और इसीलिए जब हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई पुल बनाते हैं या कोई घर बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जो रॉक्स हैं, रॉक्स का यूज करते हैं, सीमेंट का यूज करते हैं, उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, स्टील का। आयरन का यूज करते हैं, आयरन बार्स हाँ का यूज वही। करते हैं। क्यों? ताकि उसमें इलास्टिसिटी हम डेवलप कर सकें। ठीक है। हम्म। इलास्टिसिटी डेवलप करने से क्या होगा, जब लोड पड़ेगा तो बॉडी के शेप में थोड़ा सा कम चेंज होगा, पड़ेगा। लेकिन जब लोड हटेगा तो बॉडी वापस से अपने शेप को रिगेन कर लेगी। ठीक है। तो ये हो गई हम्म। थ्योरेटिकल पार्ट। अब आगे पढ़ते हैं, इनके टर्म्स पे बात करते हैं। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, इन टर्म्स को स्टडी कर लेते हैं। पहला है स्ट्रेस। ठीक है। तो स्ट्रेस क्या है, अगर हम वन लाइन में कहें तो क्या है, ये रिएक्शनरी फोर्स पर यूनिट एरिया है। ये क्या है, रिएक्शनरी फोर्स पर यूनिट एरिया। कैसे, मान लेते हैं एक रॉड है। ठीक है। इस रॉड को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, यहाँ पे मान लेते हैं ये रिजिड सपोर्ट से फिक्स कर दिया। फिक्स है। अब जब हमने इस पे फोर्स लगाया तो क्या होगा, यहाँ पे अगर हम एक लेयर मान लेते हैं, एक लेयर मान लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ के जो, यहाँ पे कई सारे एटम्स होंगे ना, वो आपस में हम्म। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से क्या होंगे, बाइंड होंगे, है ना। हम्म। इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से क्या होंगे, बंधे होंगे। तो जब ये फोर्स हम्म। तुमने नहीं लगाया था जब तक, तब तक ये रिलैक्स थे। जैसे ही तुमने ये फोर्स लगाया, ये ऐसे सोचो कि ये ऐसे आपस में बंधे हुए हैं। अब जब तक कि हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही फोर्स लगाएंगे यहाँ पे क्या होगा, एक रिएक्शन जनरेट होगा। इन उंगलियों में क्या होगा, एक रिएक्शन जनरेट होगा। जितना हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उतना ही यहाँ पे ज्वाइंट पे क्या होगा, रिएक्शन ज्यादा इंक्रीज होगा। यानी कि यहाँ पे हम जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स डेवलप होगा, इसके जस्ट अपोजिट। उतना ही इंटरमोलिकुलर फोर्स डेवलप होगा, इसके जस्ट अपोजिट। अब ये जो फोर्स डेवलप हो रहा है पर यूनिट एरिया, मान लेते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब है फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसके परपेंडिकुलर जो एरिया है उसे हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कह रहे हैं। तो यही फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। स्ट्रेस। ठीक है। जब लोग ट्वेल्थ में रहते हैं तो ट्वेल्थ में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेशर हम्म। और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है। भाई प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया होता है और स्ट्रेस हम्म। भी फोर्स अपॉन एरिया है। तो डेफिनेशन, हम्म। तो फॉर्मूले से तो देखें दोनों सेम है, लेकिन डेफिनेशन हम्म। वाइज क्या है, प्रेशर क्या है, प्रेशर इज फोर्स अप्लाइड पर अप्लाइड। यूनिट एरिया। मान लेते हैं ये बॉडी है, इस पे हम ऐसे फोर्स लगाएं तो ये जो फोर्स हम्म। लगा रहे हैं और जितने एरिया पे लग रहा है, ये फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, ये प्रेशर है। जबकि रिएक्शनरी फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया जो है, जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो इसका जो रिएक्शन जनरेट होगा आउटवर्ड हम्म। डायरेक्शन में, वो रिएक्शन पर यूनिट एरिया जो होगा वो स्ट्रेस कहलाएगा। ठीक है। हम्म। तो ये मेन डिफरेंस है। वो प्रेशर जो है अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, जबकि स्ट्रेस जो है वो रिएक्शनरी फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया होता है। हम्म। ओके। दूसरा है स्ट्रेन, सेकेंड है स्ट्रेन। ठीक है। अब ये एक चीज और है, ये इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, ऊपर न्यूटन नीचे मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। यानी प्रेशर वाली ही इसकी यूनिट बनती है। स्ट्रेन क्या है, पास्कल भी कर सकते हाँ स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन का मतलब है, देखो स्ट्रेन तीन तरीके का होता है। या आप ये कह सकते हो सीधे सीधे, स्ट्रेन को अगर हम बिल्कुल वन लाइन में कहें तो चेंज अपॉन ओरिजिनल। हैं। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपन ओरिजिनल हाँ, कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन कन्फिग्रेशन अपॉन ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। ठीक है ना। अब ये कन्फिग्रेशन जो है ये लेंथ हो तीन। सकती है, एरिया हो सकता है, या वॉल्यूम हो सकता है। ठीक वॉल्यूम हो है। सकता है। या एंगल हो सकता है, डिपेंडिंग। अब जैसे आप हम्म। अगर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ लेते हैं तो उसे लीनियर स्ट्रेन कहेंगे। ठीक है। लीनियर स्ट्रेन क्या होगा, लीनियर स्ट्रेन कह दो या इसी, लीनियर स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ। ठीक। ऐसे ही अगर वॉल्यूम स्ट्रेन लेना चाहें तो क्या होगा, वॉल्यूम स्ट्रेन का मतलब क्या चेंज होगा, इन वॉल्यूम अपन चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है। तो जो भी जब भी फोर्स आप लगाते हैं तो कुछ डिफॉर्म होता है। अब अगर आप डिफॉर्मेशन इन लेंथ ले रहे हैं तो जितना डिफॉर्म, जितना चेंज आया अपॉन जितना ओरिजिनल था, उसी को हम स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है ना।
ऐसे अगर वॉल्यूम में डिफॉर्मेशन ले रहे हैं तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। मान लेते हैं किसी रबर शीट को हम खींच रहे हैं तो उसके एरिया में चेंज आएगा, तो एरिया में हम्म चेंज अपॉन ओरिजिनल चेंज होगा, वो हमारा सुपरफिशियल स्ट्रेन कहलाएगा। एरिया के केस में ज्यादातर जो मतलब स्ट्रेन कुछ भी रिलेट होता है तो सुपरफिशियल वर्ड यूज किया जाता है उसके लिए, सुपरफिशियल। ठीक है, सुपर सुपरफिशियल स्ट्रेन। वैसे सुपरफिशियल स्ट्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम निकालना चाहें तो सुपरफिशियल स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा ए अपॉन ए। ठीक है, ए क्योंकि जहां पे सुपरफिशियल स्ट्रेन वाली प्रॉब्लम है वहां पे हमने हम्म यूज किया है एंगल में जो स्ट्रेन आता है, एंगल में जो चेंज आता है। ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग इज ठीक है, तो सुपरफिशियल स्ट्रेन हम चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया कह सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेन क्या है, चेंज अपॉन ओरिजिनल। अब जो भी चेंज हो रहा है वो ऊपर लेना है, ओरिजिनल नीचे लेना है। अगर आप लेंथ में ले रहे हैं तो लीनियर स्ट्रेन, वॉल्यूम में ले रहे हैं तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और ऐसे ही एरिया में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम्म अगर हम एसआई यूनिट पूछें स्ट्रेन की, ठीक है ना, तो यूनिट लेस है तो हाँ ये यूनिट लेस है। इसलिए यूनिट लेस है क्योंकि हम ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी ले रहे हैं भाई, सेम ऊपर भी लेंथ ले रहे हैं नीचे भी लेंथ ले रहे हैं, या ऊपर भी वॉल्यूम ले रहे हैं नीचे भी वॉल्यूम ले रहे हैं, तो इसलिए ऐसा यूनिट स्ट्रेन की क्या है, यूनिट लेस है, कोई यूनिट नहीं है। उसके बाद है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ ये क्या कहता है, ठीक है, विद इन द लिमिट ऑफ ठीक है, इलास्टिसिटी हाँ तो ये कहता है कि फॉर स्मॉल स्ट्रेन, अगर स्ट्रेन स्मॉल है उस केस में स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो होता है कांस्टेंट ये रेशियो हमारा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और इसी कांस्टेंट को हम ई इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ई इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इलास्टिसिटी क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, लेकिन ये तभी काम करेगा जब आपका स्ट्रेन जो है वो स्मॉल हो। बहुत कम हो अच्छा, एक हुक्स लॉ जो है वो स्प्रिंग के लिए है ना, हाँ और स्प्रिंग स्प्रिंग के लिए हुक्स लॉ क्या होता है, एफ इक्वल टू F इक्वल्स टू के माइनस एक्स। के एक्स ठीक है, माइनस के हाँ माइनस लो या ना लो कोई दिक्कत नहीं, वो तो खैर डायरेक्शन के लिए हम लेते हैं, अगर जब वेक्टर फॉर्म लगाते हैं तो माइनस, नहीं तो अभी वेक्टर नहीं लगा रहे तो डायरेक्ट के। जहाँ ठीक पे ठीक के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। या रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं हाँ इसको ठीक है, अब देखो एक्चुअल में क्या है, जैसे ये स्प्रिंग है, ठीक है, अब मान लेते हैं ये इसकी, ये हमारी बिल्कुल रिलैक्स्ड है, अभी इसमें हम्म कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब हमने क्या किया, इसको खींचा। हम्म ठीक है, तो मान लेते हैं रिलैक्स में इसकी लेंथ कैपिटल एल थी, एल जब हमने इसको खींचा तो मान लेते हैं एक्स लेंथ खींच लिया। कितना लेंथ खींचा, एफ फोर्स लगा के एक्स लेंथ खींच लिया, और यहाँ पे जो स्प्रिंग है उसका कुछ ना कुछ, भाई स्प्रिंग जो बनी है उसका कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया भी होगा ए। हम्म ठीक है, तो अब अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो इलास्टिसिटी ई इक्वल टू क्या है, स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया गया अपॉन स्ट्रेन, जो कि होता है चेंज इन लेंथ अपॉन मतलब चेंज इन कन्फिग्रेशन अपॉन ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। तो यहाँ चेंज इन कन्फिग्रेशन लेंथ में हो रहा है, तो चेंज इन लेंथ हाँ यानी एक्स अपॉन ओरिजिनल लेंथ जो कि एल है। ठीक है, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एल अपॉन अपॉन ए एक्स एफ अपॉन ए एक्स, और एल ऊपर आ जाएगा। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अगर हम सिर्फ एफ की वैल्यू निकालें तो ई इंटू ए अपॉन एल, और एक्स आएगा। इस ई ए अपॉन एल को ही क्या कहला दिया गया, के कहा गया। कांस्टेंट क्या यानी ये जो हुक्स लॉ है और ये हुक्स लॉ आइडेंटिकल है, सेम है। ठीक है, ये तो अलग अलग हुक्स लॉ नहीं है। अब देखो यहाँ के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसको हमने अभी क्या कहा, रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। ठीक फोर्स है, कांस्टेंट अब ई क्या है, इलास्टिसिटी, ये भी तो वही प्रॉपर्टी है जो उसे वापस से रिस्टोर करने में हेल्प करती है। वही रिस्टोरिंग फोर्स ठीक है, अब यहाँ पे के देखो, के क्या है, ई ए बाई एल, यानी के जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, क्या कि जैसे अगर कोई बॉडी है, मान लेते हैं हमारे पास एक ब्रिक है, और ये ब्रिक हमारा मान लेते हैं आयरन का बना हुआ है। ठीक, और इसकी इलास्टिसिटी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ई। अगर हम इसको कट कर दें बीच से तो जो पार्ट मिलेगा हमें उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी,
किसका के फिर से मतलब एक बताओ। आयरन का हमारे पास ब्लॉक है, हम्म। या मान लेते हैं हमारे पास एक आयरन की रॉड है, मान लेते हैं कि हमारे पास ठीक। रॉड है आयरन की, ठीक है, हम्म। इसकी लेंथ हम्म। एल है, ये आयरन की है, हम्म। इसकी कुछ हम्म। इलास्टिसिटी है ई, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। हम्म। अब अगर हम इसको कट कर दे बीच से या कहीं से भी, तो जो पार्ट हम्म। हमें मिलेगा, मान लेते हैं L/2 लेंथ का पार्ट मिलेगा, उसकी हम्म। इलास्टिसिटी मान लेते हैं ई डैश है, तो ई डैश और ई में क्या रिलेशन होना चाहिए? ई डैश हो जाएगा टू ई के बराबर। नहीं, ई डैश और ई बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि इलास्टिसिटी जो है ना वो मटेरियल प्रॉपर्टी है। इलास्टिसिटी जो है वो हम इलास्टिसिटी के बारे में पूछ रहे हैं, हम के बारे में नहीं पूछ रहे। ओके, तो हम यहाँ पे थे कि अगर आयरन की रॉड को हम बीच से आधा कर दें, ठीक है, तो जो हम्म। पार्ट मिलेगा उसकी इलास्टिसिटी और इसकी इलास्टिसिटी सेम रहेगी, क्योंकि हम इलास्टिसिटी हम्म। के बारे में बात करते हैं। तो हम्म। इलास्टिसिटी जो होती है ना वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है, ठीक। ठीक है। जबकि जो के है स्प्रिंग कांस्टेंट, वो देखो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ। अगर यहाँ पे एक स्प्रिंग होती और उसको बीच से कट कर देते, तो हम्म। जो स्प्रिंग के दो पार्ट मिलते, हम्म। ठीक है ना, उनकी जो हम्म। इलास्टिसिटी होती वो क्या हो जाती, उनकी सॉरी स्प्रिंग कांस्टेंट जो होती वो क्या हो जाती, वो वो चेंज हो डबल हो जाती है। जाती। अगर बीच हम्म। से एंड मान लेते हैं एक स्प्रिंग होता, ठीक है ना, और इसका लेंथ एल था और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हम्म। के था, और मान लो बीच से कट कर देते, तो जो दो पार्ट हम्म। मिलते उनका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता, टू के स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो हम्म। जाता, या स्प्रिंग कांस्टेंट हम्म। बढ़ जाता, क्योंकि लेंथ कम हो गई, के और एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? ये हम्म। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक स्प्रिंग है, हम्म। मतलब एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है एसएचएम हम्म। में कि एक स्प्रिंग है उसको मैंने कट कर दिया और कट हम्म। करके उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, मतलब स्प्रिंग थी और बीच में कट करके पैरेलल और फिर दोनों कॉम्बिनेशन, को हाँ। एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, हम्म। और फिर बॉडी को कनेक्ट किया, तो अब बॉडी का जो टाइम पीरियड है और जो पहले टाइम पीरियड था वो क्या रहेगा? तो ये सिंपली ऐड हो जाता है तो 4K हो जाएगा। हाँ, उस हिसाब से बना लोगे, ठीक है। हम्म। तो इस तरीके से तो प्रॉब्लम तुम ये तो ऊपर देखेंगे ऊपर भी वहां वन पे, बाई के होता है नहीं ना। पैरेलल में और सीरीज में जो भी रिजल्ट आएगा वो वहां हम डेराइव करेंगे एसएचएम में। बस हम यहाँ ठीक पे ये ठीक। बताने चाह रहे हैं कि जिस तरीके से स्प्रिंग को हम कट कर देते हैं तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, हम्म। लेकिन इलास्टिसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। हम्म। क्यों? क्योंकि ये जो हुक्स लॉ है और ये हुक्स लॉ सेम है, यहाँ पे के जो है ना वो इलास्टिसिटी पे इस तरीके से डिपेंड कर रहा है। हम्म। क्लियर होगी बात? ठीक। ओके, तो ये हो गया हमारा हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ होप्स ला। का मॉडिफाइड वर्जन एफ इक्वल टू के एक्स, ठीक है। ठीक। ओके, अच्छा, अब कुछ जनरल बातें, जैसे इलास्टिसिटी ई जो है वो हम्म। मटेरियल की डायमेंशन पे तो डिपेंड नहीं करती है, यानी कि हम्म। अगर आपके पास आयरन है तो आयरन का हम्म। चाहे बार हो चाहे रॉड हो चाहे स्फेयर हो, सबके लिए इलास्टिसिटी तो सेम होगी, लेकिन हम्म। अ, लिमिट ऑफ लेकिन इलास्टिसिटी हम्म, एग्जिस्ट करती है। क्या? लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। नहीं, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी नहीं, लेकिन हम दूसरी चीज ये पूछना चाह रहे थे कि अच्छा, हाँ, वो यंग्स मॉडुलस होता है, हाँ, मॉडुलस ऑफ हाँ इलास्टिसिटी वो होता है। ठीक है। अच्छा, वो इलास्टिसिटी तो खैर नहीं चेंज हो, ये नहीं हो रही, लेकिन हम ये कहना हाँ। चाह रहे थे कि हाँ, कि लेकिन मटेरियल के टेम्परेचर का इलास्टिसिटी के से क्या रिलेशन होना चाहिए, मतलब अगर हम किसी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसकी इन्वर्सली इलास्टिसिटी में होगा। क्या चेंज आना चाहिए, बढ़नी चाहिए या कम हो जानी चाहिए? कम हो जाएगी। ठीक है, कैसे? जाहिर सी बात है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होता है हम्म, वो वीक हो जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। हाँ ठीक है, तो इलास्टिसिटी जो है ना वो घट जाती है टेम्परेचर बढ़ने पे, बढ़। ठीक है। इसे ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जब भी हम किसी मेटल को हीट करते तो वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, ठीक है। हाँ, लूज हो इजीली जाता है। स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है ना। हम्म। और हम्म। इलास्टिसिटी देखो, अगर हम देखें तो इलास्टिसिटी क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है हम्म। ना, और स्ट्रेस डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है फोर्स पे, हम्म। तो एफ अपॉन ए, और स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ऐसे। तो हम्म। इलास्टिसिटी फोर्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितना ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ रहा है किसी बॉडी को खींचने के लिए, हम्म। उतनी ज्यादा उसमें इलास्टिसिटी है, ठीक है। तो हम्म। हम नेचुरली जब बॉडी हीट हो जाती है तो उसको स्ट्रेच करना आसान होता है, इजी इजी हो फोर्स, जाता, आसान हो है ना। जाता है। तो यानी फोर्स कम लगता है, यानी इलास्टिसिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो हम्म। प्रैक्टिकली भी इसको हम सोच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो मान लेते हैं इस डायरेक्शन में हम स्ट्रेस ले और इस डायरेक्शन में स्ट्रेन ले, तो स्ट्रेस स्ट्रेन हम्म। कर्व कुछ ऐसा बनता है।
कुछ ऐसा रफली, रफ डायग्राम ऐसा है कुछ। मान हाँ लेते हैं हाँ। ये पॉइंट ए है, ठीक है ना, ये हम्म बी है हमारा, फिर ये डी है, ठीक है, और फिर मान लेते हैं इधर एफ है और यहाँ पे ई, ठीक है। अब देखो, हम्म जब तक ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का मतलब क्या है, कैसे बना गया होगा, ठीक है, तो इसको हम लोगों ने बीएससी में बनाया भी है। क्या करते हैं कि जो है, जैसे हमने कोई वायर लिया, ठीक है, अमन सी पॉइंट नहीं लिए, डायरेक्ट ए बी डी कर दिए। अरे कोई दिक्कत नहीं, सी कहीं भी मान लो, कोई नहीं दिक्कत नहीं, मुझे लगा जैसे कहीं छूट रहा है नहीं। पॉइंट। चलो ठीक है। हाँ, वो सी क्यों नहीं लिया अभी हम बता रहे क्यों नहीं लिया। वो एक्चुअल ठीक ठीक में जब अभी बता रहे, ठीक है। ठीक तो ठीक मान ठीक। लेते हैं हमने क्या किया कि यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट से एक, मान लेते हैं एक वायर को हमने टांग दिया, ठीक है। अब इसमें क्या हम्म किया, इसके नीचे पॉइंट पे हम्म हुक के थ्रू हुक लटका दिया, और इसमें हमने क्या किया, वेट्स लगाए, ठीक है ना। हाँ। इसमें हमने वेट लटका दिए, और इन हम्म वेट्स को हम 50-50 ग्राम बढ़ाते जा रहे हैं, या हम्म जैसा भी वायर है, जैसे भी हमारे पास अवेलेबल वेट्स हैं, वैसे वैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक हम्म है। और इसकी चेंज इन लेंथ को ऑब्जर्व करते जा रहे हैं हर केस में, हम्म ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जितना वेट लगाएंगे और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो भी होगा, उससे हम स्ट्रेस निकाल लेंगे। भाई स्ट्रेस क्या होगा, जो भी वेट लगाएंगे अपॉन एरिया, ठीक है। हम्म और फिर स्ट्रेन निकालेंगे, जो भी चेंज इन लेंथ आएगा अपॉन ओरिजिनल लेंथ करके, ठीक है। हम्म तो स्ट्रेस और स्ट्रेन निकालेंगे डिफरेंट मतलब पॉइंट्स के लिए, और फिर उसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे प्लॉट करेंगे। तो जब हम इसको एक्सट्रीम लेवल तक करेंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है। हम्म अब जब तक ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहता है ओ से हम्म ए तक, तब तक के हम्म बॉडी, इस पार्ट को, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम कहते हैं इसकी इलास्टिक लिमिट है। ये क्या है, इलास्टिक इलास्टिक लिमिट। लिमिट। यानी कि अगर आप बॉडी को हम्म ए पे छोड़ देते हैं, मतलब ए तक खींच के, यानी अगर अगर मान लेते हैं इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन मान लेते हैं S1 है, तो अगर हम्म S1 स्ट्रेन तक आप खींच के बॉडी को छोड़ देते हैं, तो जब आप हम्म डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे तो बॉडी वापस अपने शेप को रिगेन कर ओरिजिन लेगी। पे आ और जाएगी। बॉडी को देख के आप ये नहीं बता सकते हैं कि इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया गया था या नहीं लगाया गया, नहीं लगा। ठीक है ना। यानी उसमें कोई भी तरीके का अ, एक कह सकते हैं रेसिड्यूअल नहीं बचेगा डिफॉर्मिंग हम्म फोर्स। लेकिन अगर आप बॉडी को इसके इलास्टिक लिमिट के ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, हम्म और बी हम्म तक ले जाके इसको छोड़ते हैं, हम्म तो बॉडी क्या करेगी, वापस से अपने शेप को रिगेन करने की कोशिश तो करेगी, हम्म लेकिन इस बार जो शेप रिगेन होगा वो इस तरीके से होगा। इस पॉइंट को हम्म हम सी कहते हैं, ठीक है। हम्म तो एक फैटिक आ जाएगा। हम्म इस फैटिक को देख के आप बता सकते हैं कि इस बॉडी पे क्या किया गया था, स्ट्रेस डिफॉर्मेशन लगा। डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया गया था। जैसे क्या होता है, कभी कभी कोई प्लास्टिक की स्केल होती है, हम हल्का सा बेंड करते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ नहीं होता है। हम्म लेकिन अगर ज्यादा बेंड करके छोड़ दे तो वो जहां से बेंड हुई होती है वहां पे एक डिफॉर्मिंग फोर्स आ जाता है, मतलब वो बिल्कुल सीधी नहीं होती है, हल्की डिफॉर्म ही रहती है। तो हम्म। उसको देख के ही बताया जा सकता है कि उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया गया था। तो अगर बॉडी को इलास्टिक लिमिट के ऊपर हम जो है हम्म खींच के या उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के और फिर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं, तो बॉडी पे एक फैटिक रह जाता। उस फैटिक को देख के बताया जा सकता है कि हम्म बॉडी पे क्या किया गया था, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया गया, ठीक है। हम्म तो ये हमारा इलास्टिक लिमिट है। उसके बाद क्या है, देखो ए से बी से लेके डी तक है, ये जो पूरा रेंज है, ठीक है ना। हम्म इस पूरे रेंज को हम कहते हैं अ, अ, एक्सटेंशन क्या बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा। हम्म? एक्सटेंशन लिमिट। नहीं नहीं, एक्सटेंशन नहीं। अभी हम देखो सोच के बताते हैं। अच्छा, इलास्टिक रीजन। नहीं, ये इलास्टिक रीजन है, इलास्टिक रीजन, इलास्टिक लिमिट, यानी ये इलास्टिक लिमिट है, ए हमारी इलास्टिक लिमिट है, और ए से ए, ओ से ए पूरा ये जो पार्ट है, ये हमारा हम्म इलास्टिक रीजन है। ये हमारा क्या है, हम्म इलास्टिक रीजन इलास्टिक। है, इलास्टिक रीजन, ठीक है ना। हाँ, ए से जो डी होता है इसे हम यील्डिंग रीजन बोलते हैं। हम्म ये पूरा रीजन हमारा क्या बोलता है, यील्डिंग रीजन। इल्ड। यील्डिंग रीजन का मतलब क्या है, जैसे हम क्या करते हैं कि किसी मेटल से कोई चीज बनाते हैं, दूसरा शेप शेप देते हैं, मान लेते हैं मेटल से हम्म बर्तन बनाया या कुछ किया, ठीक है। हम्म तो उस केस में जो हमें फोर्स या जो स्ट्रेस रिक्वायर्ड होता है वो इस यील्डिंग रीजन के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और ये हमारा लोअर यील्डिंग रीजन है, ये हमारा अपर यील्डिंग रीजन।
ठीक है। हम्म, डी के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो ये पूरा डी से, ये पूरा जो रीजन है ये प्लास्टिक रीजन कहलाता है। प्लास्टिक रीजन होता ठीक है ना। प्लास्टिक रीजन में भी एफ तक के, देखो एक चीज और है, जो इलास्टिक रीजन था उसमें फोर्स मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो थे ही थे, साथ ही साथ स्मॉल स्ट्रेन क्रिएट करने के लिए लार्ज स्ट्रेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। है। इलास्टिक रीजन में स्मॉल स्ट्रेन क्रिएट करने के लिए लार्ज स्ट्रेस की जरूरत पड़ेगी, स्ट्रेस जबकि क्रिएट करते हैं। यील्डिंग रीजन में हमें कम स्ट्रेस से ही ज्यादा स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है इस रीजन में देखो, ठीक है ना, वो कम हम्म, स्ट्रेस लगाने पे ही क्रिएट हो रहा है, इतना ही स्ट्रेस लगाने पे इतना स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है। हम्म, जबकि यहाँ पे इतना ज्यादा स्ट्रेस लगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, इतना ज्यादा स्ट्रेस लगाने पे सिर्फ इतना स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है। ठीक है। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर जब ज्यादा हम्म, स्ट्रेस लगा के कम स्ट्रेन क्रिएट होता है, जबकि हम्म, यील्डिंग रीजन में स्ट्रेस आपको कम लगाना पड़ता है, स्ट्रेन कंपैरेटिवली बढ़ जाता ज्यादा क्रिएट होता है। प्लास्टिक रीजन में क्या होता है, बॉडी प्लास्टिक की तरह बिहेव करने लगती है, यानी अगर डी के ऊपर तुमने फोर्स लगाया तो बॉडी का है। शेप जैसा डिफॉर्म होके हो गया वैसा ही रहेगा। ठीक है। फिर वो चेंज नहीं होगा। और एक पॉइंट आता है एफ, एफ के बियॉन्ड अगर देखो तो स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व निगेटिव हो रहा है। मतलब निगेटिव होने का मतलब क्या है कि एफ के बियॉन्ड आपको फोर्स लगाना भी नहीं है, बिना स्ट्रेस लगाए स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है। देखो यहाँ पे स्ट्रेस हम्म, कम हो रहा है भाई, इस रीजन में यहाँ से यहाँ पे स्ट्रेस क्या हो रहा है, स्ट्रेस डिक्रीज कर रहा है, और बट स्ट्रेन स्ट्रेन बढ़ रहा है। स्ट्रेन इंक्रीज कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ाने पे स्ट्रेन बढ़ रहा है, यहाँ भी स्ट्रेस बढ़ाने पे स्ट्रेन बढ़ रहा है लेकिन कम है। लेकिन इस पार्ट में क्या हो रहा है, स्ट्रेस घटाने पे स्ट्रेन बढ़ रहा है। मतलब स्ट्रेस हम घटा नहीं रहे, एक्चुअल में हम स्ट्रेस नहीं घटा रहे, स्ट्रेस ऑटोमेटिक हम्म, उसमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है और स्ट्रेन बढ़ता चला जा रहा है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे बॉडी ना लिक्विड की तरह बिहेव करने लगती है। बॉडी इतना ज्यादा उस पर फोर्स लग जाता है कि वो लिक्विड की तरह बिहेव करने लगती है। तो वो क्या करती है, सेल्फ स्ट्रेन उसमें आने लगता है, खुद से स्ट्रेन आने लगता है। ठीक है। और क्योंकि वो लिक्विड की तरह बिहेव करने लगती है, उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत कम हो जाते हैं और इसीलिए स्ट्रेन ऑटोमेटिक कम होने लगता है, क्योंकि सॉरी स्ट्रेस ऑटोमेटिक कम होने लगता है, क्योंकि स्ट्रेस क्या है, रिएक्शनरी फोर्स डेवलप पर यूनिट एरिया है ना। ठीक है। तो वो स्ट्रेस कम हम्म, होने लगता है। और ई जो पॉइंट है इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं। ई पे हाँ, ई पॉइंट हमारा ब्रेकिंग पॉइंट कहलाता है। तो ब्रेकिंग पॉइंट पे क्या होती है, बॉडी हमारी ब्रेक कर जाती है। परमानेंटली ठीक है। डिफॉर्म होता है। तो ये हमने कंडक्टर के लिए बनाया, सॉरी कंडक्टर का हो या मेटल का हो एक ही बात है। ठीक है। तो हमने ये हम्म, मेटल के लिए बनाया स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और है, ये जो ब्रेकिंग हम्म, पॉइंट है इससे हमें ये पता हम्म, चलता है कि किसी मेटल पे कितना फोर्स लगा सकते हैं। ठीक है। हम्म, तो होता क्या है कि इस कितना मतलब मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हैं, उस फोर्स पे वो बॉडी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो जो हम्म, मशीन्स बनाई जाती हैं, ठीक है ना, उसमें हम्म, हर मशीन बनाते समय एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया जाता है। हम्म, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर पूछे क्या है, तो ये एक हम्म, रेशियो है बिटवीन मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स का मतलब है ब्रेकिंग फोर्स से, कि किस फोर्स पे ये ब्रेक हो जाएगी, अपॉन, है ना, वर्किंग फोर्स, हम्म, कितने फोर्स पे वो वर्क कर रही। मान लेते हैं हमने क्या किया, एक मेटल का वो बनाया तार, ठीक है ना, जो ब्रिज वगैरह को हैंग करने के लिए मेटल के मोटे मोटे तार बने होते हैं जिसपे हैंगिंग ब्रिज बनाए जाते हैं। अब उसको हम्म, उसका हमें ब्रेकिंग पॉइंट पता है कि कितना है, और उस वायर पे कितना फोर्स वर्क कर रहा है वो पता है। इन दोनों का जो रेशियो होगा उसे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहेंगे। ठीक है ना। और फैक्टर ऑफ हम्म, सेफ्टी कम से कम 10 या उससे ऊपर रखनी चाहिए। मतलब जो भी, अगर वो मैक्सिमम 100 न्यूटन फोर्स झेल सकता है तो उस पर जो फोर्स हम लगाएंगे वो कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए या 10 से कम होना चाहिए। ठीक है। हम्म, ये यूएसए का रूल है। यूएसए के रूल के अकॉर्डिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होना चाहिए वो 10 या उससे ऊपर होना चाहिए। बाकी यहाँ तो जितनी पतली सरिया डाल दो, है ना। आगे बढ़ते अब हैं। यहाँ तो किसी को पता ही नहीं हो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 10 है क्या है, तो 10 में क्या होता है। लेकिन वहां पे मतलब यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे क्या करते हैं कि हर मशीन या हर उसमें जहां भी मेटल्स का यूज किया गया, आप जैसे मान लेते हैं आपका गाड़ी का इंजन है, ठीक है ना,
तो उसमें भी एक नहीं फैक्टर वो ऑफ चीज़ सेफ्टी है, होना चाहिए नहीं कि वो चीज़ ठीक है, हाँ लेकिन मतलब यहाँ पे कोई घर पे भैंस पहले सॉइल टेस्ट कराता ही नहीं है। हाँ तो वो खैर बात की बात है, लेकिन ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अगर मान लेते हैं कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बॉडी है उस पर इतना फोर्स लग रहा है और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ या ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इतनी है, और अब आप बताइए कि हुँ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, ठीक है, तो उससे निकाल सकते हैं। या अगर ये पूछा जाए कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूनिट क्या होना चाहिए, तो क्योंकि ये हुँ, सेम फोर्सेस का रेशियो है, ठीक है, तो ये यूनिटलेस या डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ऐसा भी छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट शुड बी डायमेंशन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो बस फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो यंग्स मॉडुलस क्या है? यंग्स मॉडुलस क्या है कि मान लेते हैं हमारे पास एक रॉड है, हुँ, ये रॉड मैंने एक रिजिड सपोर्ट से लटका दी, इसकी ओरिजिनल लेंथ मान लो कैपिटल एल है। अब इसमें मैंने हुँ, फोर्स लगाया, तो जब फोर्स लगाएंगे तो इसकी लेंथ में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाएगा, मान लेते हैं इसकी लेंथ में स्मॉल एल का इंक्रीमेंट हो गया, स्मॉल एल हुँ, इंक्रीज हो गई। तो ये जो इंक्रीज हुआ है एल अपॉन ये जो इसका हुँ, ओरिजिनल था कैपिटल एल, हुँ, इसे हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन, यानी स्ट्रेन अलोंग लेंथ कह सकते हो, ठीक है ना। हुँ, तो यंग्स मॉडुलस क्या कहता है, यंग मॉडुलस कहता है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दोनों का रेशियो कांस्टेंट रहता है, और उसी को यंग मॉडुलस कहते हुँ, हैं। तो यंग मॉडुलस को वाई हुँ, से डिनोट करते हैं, और ये क्या है, रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, अपॉन स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, ठीक है? तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से जो रेशियो है उसी को हम यंग मॉडुलस कहते हैं, ठीक है। हुँ, तो अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल F/L, स्ट्रेस क्या होगा, तो स्ट्रेस जो होगा, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मान लेते हैं इसका हुँ, एरिया ए है, तो एफ बाई ए हो जाएगा, तो यंग मॉडुलस फॉर्मूला बन जाएगा एफ बाई ए अपॉन एल बाई कैपिटल एल, ठीक है, तो हो जाएगा हुँ, एफ कैपिटल एल बाई ए इंटू स्मॉल एल, ठीक है। ये यंग हुँ, मॉडुलस का फॉर्मूला बन गया। अब कभी कभी क्या कहता है यहाँ पे, इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया ना देके रेडियस दे देता है, तो उस केस में हुँ, एरिया की जगह क्या हम कर देते हैं, पाई पाई आर आर स्क्वायर रख स्क्वायर, देते हैं, तो यंग मॉडुलस फॉर्मूला बन जाता है एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर एल स्मॉल एल, ठीक है। हुँ, अच्छा, यंग मॉडुलस देखो, यहाँ पे ऊपर है स्ट्रेस, स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हुँ, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है, इसलिए यूनिट होती लॉन्गिट्यूडनल, नहीं है, तो इसलिए ये यंग्स इसका भी मॉडुलस की यूनिट जो वही हाँ रहेगा। वो आएगी, वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगी, ओके, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी यंग्स मॉडुलस का, ठीक है, हुँ, ओके। तो अच्छा, ये यंग्स मॉडुलस क्या है, इलास्टिसिटी जो हुक्स लॉ है उसी को आप हुँ, हुँ, लेंथ पे लगा दो बस। भाई हुक्स लॉ क्या कहता हाँ, है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कांस्टेंट स्ट्रेस रहता अपॉन है। स्ट्रेन है, हम्म, कांस्टेंट रहता है। हाँ यहाँ पे क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या रहता है। अब यहाँ हम स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन पे बात कर रहे हैं कि हम्म लेंथ के हिसाब से हो। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ लेंथ में चेंज हो रहा है, मतलब कोई ऐसा फोर्स नहीं हुँ, लग रहा है जिससे वायर रोटेट हो रहा हो, ऐसा ट्विस्ट हो रहा है, हाँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उसके लिए आगे हम दूसरे कांस्टेंट की बात करेंगे, मतलब हम यहाँ पे ये चेक करना चाह रहे हैं कि अगर हुँ, किसी मटेरियल पे अलग अलग तरीके के फोर्स लगेंगे तो उसके अलग अलग कांस्टेंट क्या होंगे। मान लेते हैं कोई रॉड है, उस पे हमेशा सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल फोर्स लग रहा है, मतलब कोई चीज उससे हैंग कर रही है, ठीक है ना। हुँ, तो हुँ, उस केस में उसको ट्विस्ट तो हमको करना नहीं है ना, उहुँ, ना उस पे हमको कोई शेयरिंग फोर्स लगाना है, मतलब उसके सरफेस पे भी कोई फोर्स नहीं लगाना है, तो उस केस में हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल टर्म जो है वो यंग्स मॉडुलस है, ठीक है। हुँ, इसी तरीके से मान लेते हैं अब जैसे एक्सेल होता है जो गाड़ी के इंजन से टायर को कनेक्ट करता है, तो एक्सेल क्या करता है, हुँ, हुँ, रोटेट करता है, ठीक है। हुँ, तो हुँ, वहां पे क्या होता है, ट्विस्टिंग क्रिएट होती है, जैसे कपड़े को हम नहीं ट्विस्ट करते हैं, तो उस हुँ, केस में हुँ, दूसरा कांस्टेंट हम पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि वो रॉड जल्दी ट्विस्ट ना हो, ठीक है। हुँ, तो इस तरीके से जैसे जैसे फोर्स किसी बॉडी पे लगेंगे उस तरीके के हम कांस्टेंट यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। मोस्टली हम तीन तरीके के कांस्टेंट पढ़ेंगे, एक यंग मॉडुलस ऑफ कांस्टेंट, एक हुँ, हमारा रहेगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ब ठीक है, और एक हाँ, बल्क एक बल्क मॉडुलस का मॉडुलस। रहेगा। और हाँ जो है ट्विस्टिंग के लिए हमारा जो रहेगा ना टॉर्शनल कांस्टेंट, उसको भी हम पढ़ेंगे, हुँ, ठीक है। तो एक एक करके हर एक को पढ़ेंगे, जैसा फोर्स है उस तरीके के लिए एक इलास्टिक कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक हुँ, है। अच्छा, इस पे ट्वेल्थ में एक क्वेश्चन, मतलब ट्वेल्थ लेवल पे बार बार ये पूछा जाता है, यूपी बोर्ड में ज्यादा पूछा जाता था कि आपको ये बताना है कि हुँ,
रबर और स्टील इन दोनों में से कौन ज्यादा इलास्टिक है? रबर स्टील। और स्टील इन दोनों में से कौन ज्यादा इलास्टिक है? तो होता ये ना, स्टील। ऐसा क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि हम लोगों ने रबर का नाम ही इलास्टिक रख दिया है। ठीक है, हम्म। रबर को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक। तो लोग सोचते हैं हम्म। कि जो ज्यादा खींचे वो इलास्टिक, जबकि ऐसा नहीं है। हम्म। अगर तुम ध्यान जो से ज्यादा देखो तो खींचेगा जो तो उस इलास्टिसिटी है उल्टा वो स्मॉल एल यानी हाँ चेंज इन लेंथ के इन्वर्सली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल। हम्म। इलास्टिसिटी जो है वो चेंज इन लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम्म। जिसमें लेंथ में चेंज कम होगा वो ज्यादा इलास्टिक है, ना कि जिसमें लेंथ हम्म। में चेंज ज्यादा होगा वो इलास्टिक है। ठीक है, तो इसको अगर हम्म। हमको एक्सप्लेन करना हो तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मान लेते हैं हम दो आइडेंटिकल शेप की रॉड्स लेते हैं। दो रॉड ले ली मैंने आइडेंटिकल शेप की। आइडेंटिकल शेप हम्म। मतलब दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, लेकिन एक हम्म। स्टील की बनी है और एक रबर की बनी है। अब हम्म। अगर हम दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ वेट हैंग करते हैं तो हम्म। एक्सपेरिमेंटली ये देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटली रबर में इलोंगेशन ज्यादा आएगा और स्टील में हम्म। इलोंगेशन कम आएगा। और यंग मॉडुलस जो है लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जो रबर है वो लेस इलास्टिक है इन कंपैरिजन टू स्टील। स्टील। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, इस आंसर को दे सकते हैं अगर हमको थोड़ा लंबा लिखना है। नहीं तो शॉर्ट में लिखना है तो हम्म। वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल और बस बात खत्म। ठीक है, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टर्न पे हम इसके हाँ आगे बढ़ेंगे। और ठीक। काफ़ी कुछ है, बीएससी का टॉपिक भी है। और हाँ ये अच्छा टॉपिक है, हाँ काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग है है। इसमें। ठीक है, तो हम्म। देखते हैं। ओके। तो आज यहीं पे एंड करते हैं क्लास। ठीक है, ठीक है, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।